अच्छा, आज हमने क्या करना है कि खामोश हो जाएंगे यार सारे। आज हमने क्या करना है। जुबैर कल क्या किया था? हम्म? कलर्स की स्ट्रेटजीज है कितनी? क्या करेंगे? किसमें? यार मुझे बताओ, सी एस स्टार्ट किए दिन कितने हुए हम? अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक हमने ना सी एस एस के अंदर मतलब एक ही प्रॉपर्टी सीखी है बैकग्राउंड कलर की, और उसकी वैल्यूज़ के स्टैंडर्ड्स देखे हैं कुछ कल वाले। उसमें तो नहीं ना किसी को कोई कन्फ्यूजन? ओके, ठीक है। अच्छा, आप आज ना हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे। और आज हमने क्या देखना है, जैसे अच्छा मेरे पास एक ही टैग है ना, इस वजह से मैं बाय टैग नेम ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्लास के ज़रिए करेंगे या फिर आईडी के थ्रू करेंगे? अच्छा, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है बैकग्राउंड कलर, जिसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी का नेम तो फ्यूचर में भी यही रहेगा, ऐसे ही है। जिसकी वैल्यू के स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं, जो हमने कल डिस्कस किए थे। अब एक स्टैंडर्ड हमने देखा था कि अगर प्रॉपर्टी के नेम में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो हर वर्ड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थ्रू हाइफन। ओके। और बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है वैल्यू देने की? ये हेक्सा कोड में हम आरजीबी देंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करें ना अगर हम, तो बैकग्राउंड कलर क्या करती है, टैग के बैक पे कलर देती है, सही है। फिर इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कलर की। ये क्या करती है, ये जैसे मैं ब्लू दूँ, ये उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करती है, सही है। समझ आ गई कि नहीं? इसकी भी वैल्यूज़ के स्टैंडर्ड वही रहेंगे जो हमने बैकग्राउंड कलर के लिए पढ़े। मतलब कलर जहाँ भी अप्लाई करना है वही स्टैंडर्ड्स हैं, कोई 7 6 7 हमने पढ़े। अच्छा, अब आज हमने मेजर जो चीज़ है ना डिस्कस करने वाली वो ये है कि यहाँ पर ये H1 मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इसका कोई डिज़ाइन है यहाँ पर शो होने का, ठीक है, जिसमें ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इस डिज़ाइन को आप पूछ सकते हैं हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है येस। अगर हम हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज करना चाहें ना, जिसको हम क्या कहते हैं वैसे, फ़ॉन्ट कहते हैं, सही है ना। अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट फैमिली, सही है। अब इसके भी प्रॉपर्टी के नेम में दो वर्ड्स थे ना, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हाइफन के थ्रू, ओके। अब नेम तो मैटर नहीं करता, मीन ये तो फ्यूचर में भी यही रहेगा। अगर हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो नेम यही रहेगा। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना, वो हमें थोड़ी डिस्कस करनी पड़ेगी। वो उसमें क्या है कि यहाँ पर आपके सिस्टम में ये जितना आपको टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, लाइक ये हेडिंग्स आ रही हैं, ये साइड पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर इसी तरह ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ये डिफरेंट लोकेशंस पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारे टेक्स्ट और इसकी वैल्यू, ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि मेरे सिस्टम में कितने फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। लाइक जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो ना, सी ड्राइव बनती है, उसमें आप विंडो रखते हो, उस विंडो के अंदर एक फ़ोल्डर बनता है फ़ॉन्ट्स का, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई 40 50 फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर दिए जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर। फिर उन्हीं 40 50 फ़ॉन्ट्स के अंदर से ये सारा टेक्स्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है कोई एक फ़ॉन्ट पिक करके। अगर आप देखना चाहो ना मेरे सिस्टम में कौन कौन से फ़ॉन्ट्स हैं, आप यहाँ पर आओगे ना सी ड्राइव में, यहाँ सर्च कर लें फ़ॉन्ट्स, ये फ़ोल्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप जाओ तो कितने आ रहे हैं, 185। ये इतने नहीं इंस्टॉल होते हैं, मतलब होते कोई 40 50 ही हैं। ये मैंने कुछ अपने से इंस्टॉल किए हैं, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, लाइक वी एस कोड हमने इंस्टॉल किया, उसके कोई फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हुए होंगे साथ, ठीक है। इस तरह जितने आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उनके भी फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ही कलेक्ट होते हैं। और अगर आप कोई कस्टम फ़ॉन्ट इंस्टॉल करते हो तो वो भी सारे यहाँ पर ऐड हो रहे होते हैं। तो वो सारे टोटल मिला मिलू के मेरे पास 185 है।
आपके पास इससे ज़्यादा होंगे, अगर मैकबुक है तो उसमें इससे ज़्यादा होंगे, लिनक्स है तो इससे कम होंगे, ठीक है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम क्या रिसोर्सेज हैं उसके। अच्छा, हमारे लिए जो समझने वाली बात है कि अगर मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट अप्लाई करना है ना, तो इसकी वैल्यू और मेरे सिस्टम में शो होने वाले सारा टेक्स्ट सारा का सारा डिपेंडेंट किस पे है, कि मेरे सिस्टम के अंदर कितने फ़ॉन्ट्स पड़े हैं। लाइक यहाँ पर 185 है, मैं इन 185 में से कोई ना कोई फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं कोई फ़ॉन्ट इसमें से सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट लाइक यही उठा लेते हैं, कैलिबरी, तो उसका नेम मैं यहाँ पर लिख दूँगा कैलिबरी, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरा फ़ॉन्ट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, सही है। ये क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ये फ़ॉन्ट पड़ा हुआ था, इस वजह से उसने इसको अप्लाई कर दिया है। अब लेट्स सपोज के ये प्रोजेक्ट में उठा के आपको दूँ, अब आपके सिस्टम में कैलिबरी फ़ॉन्ट ही ना हो, फिर क्या होगा? क्या आउटपुट नज़र आएगी आपको? आएगी। होता क्या है कि अगर आपने जो वेब के ऊपर फ़ॉन्ट लगाया है, लाइक कैलिबरी लगाया है मैंने, सही है। अब अगर आपके यूज़र की मशीन में ये नहीं है तो हमारी HTML क्या करती है कि उसके सिस्टम में जो पड़े हुए हैं फ़ॉन्ट्स, उनमें से पहले वाला पिक कर लेती है, ठीक है, पहले वाला आपको अप्लाई कर देती है, आपको आउटपुट शो करने के लिए, सही है। लेकिन नुकसान क्या होगा कि मैं अपने सिस्टम में वेब चलाऊँगा तो आउटपुट और होगी, आप अपने सिस्टम में चलाएँगे आउटपुट और होगी, सही है। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब सिस्टम वाले फ़ॉन्ट लगाना तो आसान है कि हमने सिंपली क्या करना है कि फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसका नेम सिंपली देखना है और नेम यहाँ पे दे देना है। कुछ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हर सिस्टम के अंदर होते हैं, लाइक टाइम न्यू रोमन, कैलिबरी, एरियल ब्लैक, सेंस सेरिफ, मोनोस्पेस, इस तरह के कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, ये हर सिस्टम के अंदर होते हैं। कोई दुनिया में एक ऐसा लाइक मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि जो कलर है, कलर दुनिया में जितने कलर्स बनते हैं वो 3 कलर्स को मिलाकर बनते हैं, वो कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसी तरह आपने हमेशा याद रखना है कि दुनिया में जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, जितने भी, उन सब को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। कितनी कैटेगरीज़ में? 3 कैटेगरीज़ में। पहली जो कैटेगरी है ना फ़ॉन्ट्स की, उसको हम कहते हैं सेरिफ। क्या कहते हैं? सेरिफ फ़ॉन्ट्स। दूसरी कैटेगरी है, उनको हम कहते हैं सेंस सेरिफ। क्या कहते हैं? सेंस सेरिफ। और तीसरी कैटेगरी के फ़ॉन्ट्स को हम कहते हैं मोनोस्पेस। क्या कहते हैं? मोनोस्पेस। ये 3 कैटेगरीज़ हैं फ़ॉन्ट्स की, जिसमें दुनिया के सारे फ़ॉन्ट्स डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? जिस तरह RGB था ना, सारे कलर्स उनको मिलाकर बनते थे, इसी तरह दुनिया में जितने फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे इन 3 कैटेगरीज़ में आते हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 ये बताता हूँ कि ये कौन कौन से, मतलब इनकी आउटपुट क्या होती है। लाइक मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट लगाया सेरिफ। अब मुझे बताओ सेरिफ, ये सेरिफ, सेंस सेरिफ और मोनोस्पेस जो है, अब दुनिया के सारे फ़ॉन्ट्स इन पे हैं, तो ये तो हर सिस्टम के अंदर होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये स्टैंडर्ड 3 फ़ॉन्ट तो हर सिस्टम के अंदर होते ही होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें ये 3 ना हो, सेरिफ, सेंस सेरिफ और मोनोस्पेस। अब मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट लगाया है सेरिफ, तो सेरिफ फ़ॉन्ट में क्या है, इसके ना ये कॉर्नर से ना ये एजेस निकले होते हैं, जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं। इस कैटेगरी में जितने भी फ़ॉन्ट्स आते हैं ना, वो सारों के एंड पे ये एजेस निकले होते हैं। ये सेरिफ फ़ॉन्ट की क्या पहचान है, ओके। इसी तरह दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? सेंस सेरिफ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एजेस नहीं होते, ये थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। लाइक इसमें आप देख रहे हो ना कि एजेस नहीं आ रहे और कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं सेंस सेरिफ। और दुनिया में मोस्टली लोग 90% यही यूज़ कर रहे होते हैं सेंस सेरिफ कैटेगरी के फ़ॉन्ट्स, क्योंकि अच्छा है ना, स्मूथ लिखा जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी। तो ये दूसरी कैटेगरी के फ़ॉन्ट्स हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं मोनोस्पेस। इसमें क्या हुआ है, इसमें कोई ये सेंस सेरिफ की तरह ही नज़र आ रहा है, सही है ना। लेकिन इसमें एक मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क क्या है। यहाँ पर अगर आप देखो ना, सेंस सेरिफ में या सेरिफ में इस करैक्टर के पास इतनी जगह है, ऐसी है ना। जी जी, मैं आपको उस पर ही आ रहा हूँ। इस पे इसके पास देखो, ये जितना एरिया ब्लू है ना, ये सारी इसके पास स्पेस है। R के पास आओ, कम है ना। D के पास आओ, थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब इक्वल स्पेस नहीं है सबकी, कुछ की ज़्यादा है, कुछ की कम है, डिपेंड ऑन दी के साइज़ क्या है। लेकिन जो मोनोस्पेस होता है ना, मोनोस्पेस, इसमें हर करैक्टर को इक्वल स्पेस दी जाती है। लाइक D के पास इतनी है ना, मैं W के पास आऊँगा उसके पास भी इतनी हो,
सही है, इसलिए ये इक्वल स्पेस देता है ना, इस वजह से इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट ख़राब होता है। समझ आ गई? तो ये 3 कैटेगरीज़ के हमारे पास फ़ॉन्ट है, कौन कौन से? सेरिफ, सेंस सेरिफ और मोनोस्पेस। सेरिफ की पहचान क्या है? उसके कॉर्नर से एजेस निकले होते हैं। और सेंस सेरिफ ये थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में स्मूथली लिखा जाता है। और तीसरा मोनोस्पेस, इसमें क्या होता है? हर करैक्टर को इक्वल स्पेस स्पेसिफाई की जाती है। समझ आ गई? ये 3 कैटेगरीज़ के फ़ॉन्ट्स हैं। अगर कोई आपसे पूछे कभी तो कोई कंफ्यूज तो नहीं ना होंगे? ओके। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जस्ट लाइक मैंने आपको बताया ना कि प्रॉपर्टी के नेम में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो हर वर्ड को डिफ्रेंशिएट करना है हाइफन से। अब फ़ॉन्ट फैमिली के केस में इसकी जो वैल्यू है ना उसका भी एक स्टैंडर्ड है, वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर एक फ़ॉन्ट लगाया टाइम न्यू रोमन, ओके। अब आपने हमेशा याद रखना है कि अगर फ़ॉन्ट फैमिली के नेम में स्पेसिस आ रही है ना तो आपने हमेशा उसको डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। ये स्टैंडर्ड है फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू का कि अगर फ़ॉन्ट के नेम के अंदर स्पेसिस आ रही हैं तो आपने उनको डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर लिखना है। सही है? इनको हम आईटी की दुनिया में स्ट्रिंग्स कहते हैं। सही है? समझ आ गई कि नहीं? ओके। अब अगर यहाँ पर मैं आऊँगा तो ये टाइम न्यू रोमन है। अब ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये सेरिफ कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके एजेस निकले हुए हैं ना, तो ये सेरिफ कैटेगरी में आ रहा है, उसको बिलोंग करता है। अच्छा, स्पेसिस के अलावा जो मर्ज़ी हो जाए, हाइफन है और डिफरेंट फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, जो सा मर्ज़ी साइन आ जाए उसको आप विदाउट स्ट्रिंग ही लिखोगे। लेकिन अगर स्पेस आ गई है तो आपने उसका नेम स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, ओनली स्पेस के केस में। बाकी सारी उसी तरह विदाउट स्ट्रिंग लिखी जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, अब उसी बात पे आते हैं अपनी कि मैंने यहाँ पर लगाया कैलिबरी फॉन्ट, ये अप्लाई होगा। सही है? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर ये यूज़र की मशीन में ना हुआ, जहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होगी उसकी मशीन में ये कैलिबरी फॉन्ट ना होगा तो क्या होगा? उसके आउटपुट नज़र नहीं आएगी तो मेरा HTML क्या करेगा? उसके वाले फ़ॉन्ट्स में से पहले वाला पिक कर लेगा और उसको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज उसके पास पहले नंबर पे पड़ा ही कोई अजीब सा फ़ॉन्ट हो, फिर ये तो प्रॉब्लम है ना। समझो हमने इतने अच्छे से ब्रांड को प्रमोट किया है और एक फ़ॉन्ट ना होने के हिसाब से सारा कुछ बिगड़ गया है, सारी आउटपुट ही बिगड़ गई। मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ना बन पाएगी अगर कोई ऐसा फ़ॉन्ट आ गया। फिर इसका हल क्या है? इसका हल CSS ने निकाला है। वो कहती है कि आपने यहाँ पर कैलिबरी लिख दिया है, ठीक है, मतलब एक फ़ॉन्ट दे दिया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये यूज़र की मशीन में ना हुआ तो आपकी आउटपुट पे इफ़ेक्ट आए, तो आप क्या करो, यहाँ पर ना कोमा लगा के एक और फ़ॉन्ट साथ दे दो, मतलब चॉइस दे दो कि अगर ये ना हो तो ये दूसरे वाला अप्लाई हो जाए। जिस तरह मैंने आपको वीडियो के टैग में सोर्स पढ़ाए थे ना, ये पहले वाला ना चला तो दूसरे पे आ जाएगा, दूसरा ना चला तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, सेम काम CSS यहाँ पे कह रही है कि आप अगर आपको ये डाउट है ना कि उसके मशीन में ये वाला फ़ॉन्ट ना हो तो मेरी आउटपुट ना ख़राब हो, तो आप क्या करें, कॉमा लगा के अपनी तरफ से कोई ऐसा फ़ॉन्ट दे दें जो हर सिस्टम के अंदर हो। लाइक मैंने आपको बताया था सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, टाइम न्यू रोमन्स, ये कुछ ऐसे फ़ॉन्ट हैं जो हर सिस्टम के अंदर होते ही होते हैं। ठीक है, अब ये कैलिबरी किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? सैंस सेरिफ। तो मैं यहाँ कॉमा लगा के इसकी जो कैटेगरी है ना वो डिफ़ाइन कर दूँगा। मतलब आउटपुट तो प्रीटी मच फिर थोड़ी सी सेम ही रहेगी ना, इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे ही कि नहीं, अभी मेरे पास कैलिबरी पड़ा हुआ है सिस्टम के अंदर तो वो वही दिखा रहे हैं। अगर कैलिबरी नहीं होगा तो वो मूव कर जाएगा सैंस सेरिफ। इसी तरह आप कॉमा लगा के यहाँ पर बेशक 100 दे दें वैल्यूज़, वो बिल्कुल ऐसे ही। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अभी हम थोड़ा सा ऐसे ही चलेंगे कि सिस्टम के अंदर जो मशीन पड़े हैं उनको ही लगाने की तरफ आते हैं। अच्छा, इतना आपको क्लियर है कि आपने क्या करना है, मतलब आप कोई 4-5 फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। हम ऐसे ही करते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है एक पूरा डिटेल में फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन, और वो प्रीटी मच सेम रखते हैं ताकि, क्योंकि चॉइसेस देनी होती है ना हमने कि अगर पहले वाला ना चला तो ये दूसरे वाला उसकी जगह पे आ जाए। मतलब हम देखते हैं कुछ 10-12 फ़ॉन्ट्स को कैटेगराइज करते हैं कि जिनमें हमारी वेब की लुक आ रही हो,
फिर वो सारे हम इस तरह ऑप्शंस में लगा देते हैं कि अगर पहला ना चला तो दूसरे पे आ जाए, दूसरा ना चला तीसरे पे चला जाए, सही है। लेकिन कुछ फ़ॉन्ट हम कॉमन रखते हैं, जैसे मैंने सैन सेरिफ एक कॉमन फ़ॉन्ट यहाँ पे लगा दिया, ये तो हर सिस्टम के अंदर होगा ही होगा, तो वो कैलिबरी ना चला तो ये चल जाएगा, सही है। एक ये हमारे पास चॉइस है। अब आपने दो चीज़ें हो गई वैल्यू के स्टैंडर्ड जो है। पहला, अगर उसके नेम के अंदर स्पेसेस हैं तो आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। अगर यहाँ पे अगर आप देखो ना सैन सेरिफ में हाइफन था, मैंने इसको उसमें नहीं लिखा, ठीक है, उसके बगैर लिखा है। स्पेस के अलावा जो मर्जी हो उसको विदाउट स्ट्रिंग ही लिखना है, लेकिन अगर स्पेस है तो स्ट्रिंग में लिखना है। और दूसरा स्टैंडर्ड क्या है कि आपने एक फ़ॉन्ट स्पेसिफाई नहीं करना, आपने मल्टीपल्स देनी है ताकि पहला ना चले दूसरे पे मूव कर जाए, दूसरा ना चले तीसरे पे मूव कर जाए। अभी मैंने दो दिए हैं, ठीक है, अब पहला ना चला वो दूसरे पे चला जाए, दूसरा भी ना चला फिर तीसरा तो दिया ही नहीं है ना, फिर वो जो उसके सिस्टम में पड़े होंगे ना वो पहले वाला वो पिक कर लेगा, उस पर चला जाए, सही है। समझ आ गई कि नहीं? ओके। अब आपके सिस्टम में जो सारे फ़ॉन्ट्स हैं ना, वो यहाँ पर अगर आप कॉलन कंप्लीट करो तो यहाँ भी आपको सारे शो हो रहे होते हैं, लाइक इनमें से मैं ये लगाता हूँ, ठीक है। अब इसने 4 फ़ॉन्ट्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, पहला ना चला तो दूसरा चल जाएगा, दूसरा ना चला तीसरे पे आ जाएगा। एक चीज़ आप देखो, उसने एक कॉमन दी है जो हर सिस्टम के अंदर होगा ही होगा, ठीक है। अब अभी अगर मैं आऊँ तो ये मुझे कौन सा शो हो रहा है, ये पहले वाला ही शो हो रहा है, वरदाना, ठीक है। मैं अगर अपने सिस्टम में आपको दिखाऊँ ना, ये आ रहा है, सही है। अब ये मेरे सिस्टम में पड़ा था तो इसकी आउटपुट मुझे नज़र आ रही है। लेकिन कोई ऐसा लगाता हूँ जो मतलब मेन प्रायोरिटी पे ये पहले वाला ही रखता है, ये पहले वाला होना चाहिए, ना हो तो वो नेक्स्ट पे मूव करता है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? सिस्टम वाले फ़ॉन्ट लगाने में तो कोई इशू वाली बात नहीं है ना, ऑल ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे कि लेट्स सपोज सिस्टम वाले फ़ॉन्ट्स तो हमने देख लिए, कैटेगराइज कर लिया, हमें कोई पसंद नहीं आया, ठीक है। अब हमने कहा यार मुझे मेरी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट चाहिए, जिसको हम कस्टम फ़ॉन्ट कहते हैं, मुझे वो चाहिए। अब क्या करें? अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ना आपके लिए कस्टम फ़ॉन्ट्स बनाती हैं और उनके लाइसेंस फिर इंटरनेट पे सेल्स करती हैं। लाइक आपने कोई फ़ॉन्ट देखा वेबसाइट के ऊपर, आपको पसंद आया उनका फ़ॉन्ट, आप उनसे कांटेक्ट करोगे कि आप हमें ये फ़ॉन्ट दे दें, बदले में हमसे कोई चार्ज कर लें। वो फिर सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपको लेनी पड़ती है। कोई मतलब 6 मंथ पे आप इतने डॉलर पे करेंगे, 1 मंथ ईयर में इतना पे करेंगे, इस तरह से लाइसेंस आपको परचेज़ करना पड़ता है उसका, उस फ़ॉन्ट का, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही चलता है, मतलब कस्टम फ़ॉन्ट बनाना है ना तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं कस्टम फ़ॉन्ट्स, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आता है गूगल। आप गूगल पर आके लिखेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स, तो ये पहले वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आओगे ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लिस्ट में, मतलब जिस तरह मैंने आपको कल एक प्लेटफॉर्म बताया था कलर्स पिक करने के लिए, कौन सा था? कलर्स, ऐसे ही है ना। इसी तरह ये गूगल फ़ॉन्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मिलियंस की तादाद में फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब कोई ऐसा फ़ॉन्ट नहीं है जो यहाँ पर ना पड़ा हो, मतलब आपको जो पसंद है ना वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये गारंटी है। लेकिन अगर फिर भी बाई चांस आपको नहीं मिलता, फिर आप कस्टम की तरफ जाएंगे, फिर आप पे भी करेंगे, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो यहाँ से ही फ़ॉन्ट्स लेते हैं, ओके। उसकी रीज़न क्या है? एक तो फ्री है, दूसरा गूगल है, इस पर ज़्यादा हम ट्रस्ट करते हैं कि अगर इससे हमने डाटा लिया तो लॉस नहीं होता, ओके। इस वजह से हम इस प्लेटफॉर्म की तरफ आए हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट क्लाइंट्स इस पर ही करते हैं, गूगल के ऊपर। समझ आ गई इतनी आपको? एक कस्टम फ़ॉन्ट लगाना है तो आपने गूगल फ़ॉन्ट्स के प्लेटफॉर्म पे आ जाना है, ओके। अब इसमें लिस्ट में आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं, आपने क्या करना है, जो आपको फ़ॉन्ट पसंद आता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप लोग बताएं कौन सा करना है, यही कर लें, बताओ ना, जिस पे मैं आउटपुट अच्छे आपको दिखा सकूं। कौन सी करें? अच्छा मुझे बताएं ये कोई किस कैटेगरी में जा रहा है? ये किस कैटेगरी में है? सेरिफ, ठीक है। लेकिन यहाँ मोस्टली आप देखेंगे जैसे ये है, ये किस कैटेगरी में? सैन सेरिफ, ये भी सैन सेरिफ, ये भी सैन सेरिफ।
इस तरह आपको यहाँ पर मोस्टली जो फ़ॉन्ट्स मिलेंगे ये सैन सेरिफ की हैं, क्योंकि ये स्मूथ लिखा जाता है ना, तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो आई थिंक ये किस कैटेगरी में जा रहा है, सॉरी ये वाला, ये मोनोस्पेस में जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? अब आपने क्या करना है, सिंपली कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना। मैं यही कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है गेट फ़ॉन्ट का, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका फ़ॉन्ट यहाँ कार्ट में ऐड कर देगा। जस्ट लाइक आप दराज में जाते हैं ना, प्रोडक्ट आपको पसंद आई, आप ऐड टू कार्ट करते हो, ये सेम उसी तरह आपने गेट फ़ॉन्ट किया है तो इसने ना आपके कार्ट में ये फ़ॉन्ट ऐड कर दिया। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब इसको लगाने के लिए ना वो दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला कौन सा है, डाउनलोड कर लें, दूसरा एम्बेड कर लें। इसको एम्बेड की तरफ मैं आता हूँ, पहले हम डाउनलोड करके देखते हैं। आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये ना आपको इसकी ज़िप फाइल डाउनलोड कर देगा। सही है, ये कस्टम फ़ॉन्ट हम लगा रहे हैं। आपने सिंपली क्या करना है, डाउनलोड्स में आएंगे और ये फ़ॉन्ट है, इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाली कुछ फाइल्स पड़ी हैं, ऐसी है। आपने जिस फाइल की बेस में ये ए का साइन बना होगा ना, वो वाली फ़ाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब इसको कॉपी कर लेंगे, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर जाके कौन सा था हमारा, बर्न CSS क्लास 4, इसके अंदर ला के वो फ़ाइल पेस्ट कर दें। सही है, पहला काम मैंने क्या किया है, मैंने उसको डाउनलोड किया गूगल प्लेटफॉर्म से और उसके अंदर में से जिस फाइल के बेस में ए का साइन होगा या फिर इसकी एक्सटेंशन होगी .ttf, ये वाली फ़ाइल को आपने उस फ़ॉन्ट से उस फोल्डर से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सही है, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आना है। इतना क्लियर है? ओके, अब ये तो हम वो सेम डाउनलोड वाला काम किया है हमने, कि बस ट्रांसफ़र किया है डाटा को। अब इसको अगर आपने अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए हमें कोई चीज़ एक डिफ़ाइन करनी पड़ती है, उस पर मैं आता हूँ। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर इसकी एक्सटेंशन कुछ और होगी भी ना, तो आपने इसको चेंज करके TTF कर देना है। TTF मीन ट्रू टाइप फ़ॉन्ट। सही है, ये CSS इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स की जो एक्सटेंशन है हम .TTF ही रखते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ना एक रूल डिफ़ाइन करना है, उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट फेस। ये कोई सिलेक्टर नहीं है CSS का। लाइक हमने कुछ सिलेक्टर पढ़े थे ना, सिलेक्टर बाय टैग नेम, बाय ID, बाय क्लास नेम, ये किस कैटेगरी में आ रहा है? किसी में भी नहीं। ऐसी है कि नहीं? कि ये कोई सिलेक्टर नहीं है, ये एक जनरल रूल है CSS का, जिसको हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट बनाने के लिए। सही है, ये जितने भी @ लगा के हम आगे रूल्स पढ़ेंगे ना, ये सारे CSS के जनरल रूल्स हैं, जो हम किसी ना किसी काम को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने डाउनलोडेड फ़ॉन्ट लगाना था, तो मैंने इसका ये एक जनरल रूल यूज़ किया है। ये यूज़ क्यों किया है उस पर मैं आता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, फ़ॉन्ट फेस लिखना है, आगे उसी तरह ब्लॉक बनाना है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अब इसके अंदर आपने दो प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है, अगर ये मुझे करने दे तो। एक फ़ॉन्ट फैमिली, इसमें आपने क्या करना है कि ये जो मैंने डाउनलोड किया है ना फ़ॉन्ट, इसका अगर आप नाम देखो ना कितना लेंथी है। ऐसी है, अगर मैंने 10-12 जगह पर लगाना पड़ेगा, मुझे तो पहले 15 मिनट लगा के इसको याद करना पड़ेगा। ऐसी है कि नहीं? इसलिए फिर ये यहाँ पर ये रूल जो है ना, ये मुझे हेल्प करता है इसको कस्टम नेम देने में। आप सिंपली क्या करेंगे, ये फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर अपनी तरफ से कोई नेम दे दें। लाइक मैं कहता हूँ ज़ुहेब, ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी नेम दे दें इसको। दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगानी है सोर्स। जस्ट लाइक जिस तरह हम इमेज में सोर्स देते थे ना कि ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, सेम उसी तरह यहाँ पर आपने बताना है कि ये इस फ़ॉन्ट की फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गेम चेंज है। आपने यहाँ पर उसका पाथ देने के लिए जिस तरह RGB हम लिखते थे ना, उसी तरह आपने लिखना है URL और आगे ये पैरेंथेसिस लगानी है। इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आपने पाथ दे देना उस फाइल का, कि वो फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। क्लियर है? इस तरह से ये हम एक रूल डिफ़ाइन करेंगे जब हम डाउनलोडेड फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा हम एक ये जनरल रूल लगा के उसको अपनी तरफ से कोई नाम दे के उसको यूज़ करेंगे। ओके, समझ आ रही है कि नहीं? एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो पाथ है ना, पाथ लोकेशन, ये हमेशा स्ट्रिंग के अंदर जाती है। ओके,
अब यहाँ पर मैंने अगर इस फ़ॉन्ट को यूज़ करना है तो नेम क्या देना है, ज़ुहैब, सही है। नेम की तो सारी गेम थी तो मैंने ये रोल डिफ़ाइन किया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ज़ुहैब। अब अगर मैं सेव करके आऊँगा ना तो यहाँ पर देखो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही है। तो ये पहला तरीका था कस्टम फ़ॉन्ट लगाने का, डाउनलोड करके आप लगा लें। सिंपली क्या किया है हमने, अगर हम रिवाइज़ करें, हम गूगल फ़ॉन्ट पे जाएंगे, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये फ़ॉन्ट्स के अंदर से जो फ़ॉन्ट पसंद आ जाए उस पर आपने यहाँ पर जाना है गेट फ़ॉन्ट पे, ये आपको उसको कार्ट में ऐड कर देगा। फिर यहाँ से या इसको डाउनलोड कर लें या गेट एम्बेड कर लें। अभी हमने पहला तरीका देखा है कि आपने इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करना है और इसकी ज़िप फाइल में से कौन सी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, जिसकी बेस में ए लिखा होगा या फिर उसकी एक्सटेंशन .pdf होगी। अच्छा, एक से ज़्यादा भी होंगी, सारी एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, वो फ़ाइल आपने एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर ले आनी है, समझ आ गई। फिर आपने ये एक रूल डिफ़ाइन करना है फ़ॉन्ट फेस का, मतलब इसको कस्टम नेम देने के लिए ये एक जनरल रूल मैंने CSS का डिफ़ाइन किया है यहाँ पर इसके भी नेम में वही स्टैंडर्ड चलेगा। अगर आपने इसके नेम में लाइक मैं कहता हूँ ज़ुहैब फ़ॉन्ट, अब इसमें स्पेस है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, ओके। ये स्टैंडर्ड वैसे ही चलता रहेगा, ओके। जो मर्ज़ी नेम दे दें, यहाँ पर पहले नेम पे आपने कस्टम नेम देना है, दूसरे पे उसका पाथ देना है। फिर इस फाइल में जहाँ भी ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है आपने जो नेम दिया है उसी से यूज़ करना है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। बाकी चॉइसेस वैसे ही चलती रहेंगी, आप कोमा लगा के चॉइसेस देना चाहें तो दे सकते हैं, ओके। लेकिन अभी वो मेरे पास डाउनलोड था ना, तो यहाँ पर ये मुझे वही डिस्प्ले करे, ऑल ओके। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका ये कौन सा बता रहा है, गेट एम्बेड कोड। ये क्या है, ये एक्चुअली सीडियंस प्रोवाइड करते हैं हमें। ये ना लाइक आप कहते हो कि मैंने इस फ़ाइल को डाउनलोड नहीं करना, मेरे पास पहले बहुत सारी फाइल्स हैं, मैंने इसको डाउनलोड करके नहीं लगाना। तो दूसरा तरीका ये गूगल हमें प्रोवाइड करता है CDN का। किसका? CDN का। CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के, मतलब ऑनलाइन कंटेंट को डिलीवर करते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स, लाइक गूगल है ना, ये कह रहा है कि फ़ाइल्स मेरे पास ही रहेंगी, बस आपको उसकी एक्सेस मैं दे दूँगा, मतलब शेयर कर लूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गेट एम्बेड कोड पे जाएंगे। अब यहाँ आपको ये दो ऑप्शन दे रहा है, या इसको लिंक कर लें या फिर इंपोर्ट कर लें। अभी हम पहले वाले ही देखते हैं, लिंक। अब ये क्या दे रहा है आपको, HTML के टैग्स दे रहा है, तो इसको कहाँ पे लगाना है, HTML में ही लगाना है। आपने सिंपली क्या करना है, ये वाला लगाएं, कोई और लगाएं, कोई और लगाते हैं, वो तो डाउनलोड करके मैंने रख लिया है, वो तो लगेगा ही। कोई बताओ, मैं तो सिलेक्ट करने पे गया तो है, ये लगा लें, अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने क्या करना है, पहला मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैंने गेट तो किया नहीं था, ये था। इसको सिंपली आपने यहाँ से गेट फ़ॉन्ट कर लेना है, सही है। ये कार्ट में आ गया। अब सेम उसी तरह या डाउनलोड कर लें या एम्बेड कर लें। डाउनलोड में तो क्लैरिटी है ना, किसी को कोई इशू, ऑल ओके। अब हम चलेंगे गेट एम्बेड कोड में। आपने सिंपली क्या करना है कि अगर आप ये क्या कह रहे हैं, एम्बेड कोड इन दी हेड ऑफ योर HTML, मैंने कहा था ना कि जितने भी लिंकिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं उनको हम कहाँ पे करेंगे, हेड में। रीज़न क्या है, ताकि सारा कंटेंट जो इंटरनेट से आना है, जो मतलब इधर उधर से आना है, वो सारा हमारे पास पहले लोड हो जाए, बाद में मेरी सारी HTML लोड हो। इस वजह से इसको हेड में लिखेंगे। आप सिंपली ये सारे टैग्स कॉपी करेंगे और अपनी HTML के अंदर ला के कहाँ पे लगाएंगे। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अपनी CSS सबसे एंड पे ही रखनी, मतलब यहाँ पर 50 लिंक भी करनी है ना, 50 लिंक्स लगाने हैं, अपनी कस्टम नीचे ही रखनी है। रीज़न क्या है, ताकि मेरी आने वाली CSS इनको ओवरराइड कर सके, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ ना लिंक्स, अब बाद में मेरी CSS आ रही है ना, तो होगा क्या कि मेरी CSS में कोई रुकावट नहीं होगी, मतलब ये ओवरराइड कर देगा उनके, मैं अगर कोई ऐसी स्टाइलिंग लगाता हूँ। लेकिन अगर ये मैं टॉप पे रखता हूँ ना, फिर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अप्लाई नहीं हो रही होगी। रीज़न क्या होगी कि इन्होंने अपने उसमें लगाई हुई है, इस वजह से,
इसलिए हम इसको अपनी वाली को हमेशा एंड पे रखेंगे और यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं कर दूँगा गूगल फॉन्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं एक और हेडिंग लगा लेता हूँ और इसमें कर देते हैं हेलो। अब H2 पे मैंने लगाना है जो मैंने CDN के थ्रू गेट किया है। इसके लिए फिर आपको नेम वही ये नीचे बता रहे हैं, ये नेम है, इसको आप लगा लें। सिंपली ये लाइन कॉपी करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली वाली और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? ये दूसरा तरीका है कस्टम फ़ॉन्ट लगाने का कि आप CDN यूज़ कर लें। आपने सिंपली क्या किया है, HTML के टैग्स कॉपी करके यहाँ हेड में ला के पेस्ट किए हैं और उसने फिर जो भी नाम दिया है वो आपने टैग पे अप्लाई कर दिया। ओके, समझ आ गई? ये आसान था कि डाउनलोड वाला आसान था? डाउनलोड आसान था, ये आसान है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर लेट्स सपोज गूगल के सर्वर से ये वाला फ़ॉन्ट ही वो डिलीट कर दें तो फिर आपके सिस्टम में भी नहीं ये शो होगा। इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि आप डाउनलोड कर लें क्योंकि वो आपके पास आ गए। अब आप जब सर्वर पे इस वेबसाइट को भेजोगे तो साथ वो फाइल्स भी तो भेजोगे ना, तो फिर यूज़र की मशीन में भी इसका मतलब सेम इफेक्ट नज़र आएगा। रीज़न क्या होगी कि सारी फाइल्स डाउनलोड करेगा वो सर्वर से, उसमें ये फ़ॉन्ट्स की फ़ाइल भी होंगी। ठीक है, समझ आ गई? अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, वो कौन सा है? इंपोर्ट का। पहले में तो क्लैरिटी है ना, दूसरा है इंपोर्ट का। अब इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ ये इंपोर्ट क्या है। मैं ना यहाँ पर एक फ़ाइल लिखता हूँ लाइक कुछ भी abc.css और इसमें लगाता हूँ बॉडी और इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ये। ओके, अब अभी के लिए ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसे ही है ना, लिंक नहीं किया। अब इसको लिंक कहाँ पे करूँ? HTML के अंदर। यहाँ पर प्रॉब्लम है, लाइक आप यहाँ पे ला के लिंक तो कर दो। अब यहाँ पर 100 फाइल्स हुई तो 100 CSS की फाइल्स लिंक करेंगे। यहाँ पर CSS हमसे क्या कहती है कि आप क्या करें, CSS को CSS में इंपोर्ट करें। लाइक वो होता है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस। होता क्या है, वो वहाँ से सामान एक्सपोर्ट करते हैं, फिर जिसको चाहिए होता है वो आगे इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐसे ही है, अपने पास ले आता है। सेम काम यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, कि ये हमने फ़ाइल बनाई है ना, आप चाहते हो कि इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा इस फाइल के अंदर आ जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। अब इंपोर्ट करने के लिए भी आप वही जनरल रूल लगाओगे, पहले @ इसके आगे इंपोर्ट। सही है। अब पाथ देना है ना, तो फिर आपने क्या करना है, URL लिख के इसमें स्ट्रिंग में पाथ देंगे, ये फ़ाइल है। सही है। ये इंपोर्ट का एक्चुअली मतलब यही है कि जस्ट लाइक मैंने ये फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट की है ना, तो इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है ये टेक्निकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सारा कोड इस फाइल के अंदर ही है। सही है। बस डाटा मैनेजमेंट के लिए कोड की क्वालिटी अच्छी रहे, हम इसको इस तरह से डिवीजन कर लेते हैं। लाइक एक स्टैंडर्ड है कि हम एक फ़ाइल के अंदर 500 लाइन से ज़्यादा कोड नहीं करते। ठीक है, मतलब करेंगे तो अपनी मुश्किल बढ़ेगी ना। अगर मुझे एक डिज़ाइनिंग ढूंढनी पड़ जाएगी, पता नहीं कहाँ से कहाँ पे जाना पड़ेगा। इसलिए फिर लोग मार्केट का स्टैंडर्ड क्या है कि आप 500 लाइन से ज़्यादा कोड नहीं करते एक फ़ाइल के अंदर। फिर वो इस तरह से करते हैं कि अपनी CSS को ना डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल फाइल्स के अंदर। लाइक मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली ना abc.css, इसी तरह लोग ना मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, फिर उनको एक मेन फ़ाइल कंसीडर कर लेते हैं। लाइक इसमें कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि मेन फ़ाइल यही होगी, लोग अपने से इमेजिन कर लेते हैं कि style.css जो है ये मेन फ़ाइल है मेरी, और इसके अंदर सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लोग काम करते हैं। जैसे मैंने किया है ना, उस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका सारा कोड यहाँ पर ही है। ठीक है, बस है वो सेपरेट हमने रखा है फाइल्स के अंदर, लेकिन अगर इंपोर्ट यहाँ पे किया है तो वो रिप्रेजेंट उस कोड को ही कर रहे हैं जो मैंने उसके अंदर लिखा है। समझ आ गई? आपने बताया नहीं, इसका नेम गलत लिखा है। तो समझने के लिए अच्छा है कि अगर HTML है तो मेन फाइल है index.html, अगर CSS होगी तो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कोई रूल नहीं है
लेकिन हम कंसीडर कर लेंगे, अपना स्टैंडर्ड बना लेंगे कि मेन फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस रखेंगे। इसके अलावा जितनी फाइल्स बनाएंगे उन सबको HTML में लिंक नहीं करेंगे, कहाँ पे करेंगे? CSS में, स्टाइल डॉट CSS में। और लिंक कैसे करने हैं? इंपोर्ट करके। ओके, इसी तरह जिस तरह ये इंपोर्ट है ना, कि यहाँ पर अगर ये मैंने इंपोर्ट लगाया तो ये रिप्रेजेंट तो इसी कोड को कर रहा है जो मैंने इसके अंदर लिखा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, ये क्या कह रहा है? अच्छा दोबारा चलाऊँ इसको, नेम चेंज किया। अभी ये ऐसे आ रहा है, रीज़न क्या है कि abc.css बॉडी, इसको नीचे लगाएंगे इंपोर्ट को, ठीक है? इसको यार खत्म नहीं होता, बात तो नहीं गलत? अच्छा एंड पे सेमी कॉलन भी आना है ना यार, बताया तो करो, क्या करते हो? ठीक है, समझ आ गई। अब इसको मैंने इंपोर्ट किया तो उस फाइल की सारी आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जितना भी मैं उसके अंदर लिखूँगा सारा यहाँ डिस्प्ले होगा। ऑल ओके, ठीक है। अब जिस तरह ये काम हो रहा है ना कि एक फ़ाइल का कोड हम इंपोर्ट के ज़रिए से गेट कर पा रहे हैं, सेम काम ये गूगल वालों ने किया है। इन्होंने कहा है कि फ़ाइल हमारे पास ही रहेगी, आप उसको इंपोर्ट कर लें, उसके अंदर जितनी भी हमने साइंस लिखी है ना, उसको ये लिंक लगा के उसको अपनी फ़ाइल में इंपोर्ट कर लें, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये टैग नहीं कॉपी करना आपने सिंपली ये जो इंपोर्ट है ना, इसको @ से शुरू होकर सेमी कॉलन तक इसको कॉपी करके कहाँ पे ला के लगाऊँ? एंड पे कि शुरू में? बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहाँ पे ला के आप पेस्ट कर देंगे। सही है। रीज़न क्या है शुरू में लगाने की कि पहले जैसे ये फाइल रन हो ना, तो जितना कंटेंट, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो कंटेंट बाहर से आ रहा है ना, हमारी वेब की दुनिया से बाहर है, आपने क्या करना है, सबसे पहले वो लोड करना है, बाद में अपना सारा काम करना है। ओके, इसीलिए मैंने इंपोर्ट का URL सबसे टॉप पे लगाया। अच्छा, अब ये मैंने किया है ना, तो मैं ये लिंक हटा देता हूँ अब, जस्ट चेक करने के लिए कि इंपोर्ट काम कर रहा है कि नहीं। कौन सा था? कर रहा है काम, अभी भी आउटपुट सेम आ रही है ना, हालांकि लिंक मैंने वहाँ से कमेंट कर दिए हैं, वो तो अब चल ही नहीं रहे। तो अब ये फ़ॉन्ट किसके थ्रू आ रहा है? इंपोर्ट के ज़रिए से। अब ये भी ख़त्म कर दूँ फिर नहीं आएगा, फिर वो उसके अगेंस्ट पे जो सेकंड नंबर पे है ना कर्सिव, ये चल रहा है। लाइक मैं इसको सेंस सेरिफ कह देता हूँ, तभी सेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर आप नोट करो ना, इसके साथ मिलता जुलता एक फ़ॉन्ट था कर्सिव, उसने वही चॉइस में दिया है, उसको पता था कर्सिव जो है वो हर सिस्टम के अंदर होगा ही हो, ठीक है, इस वजह से उन्होंने ये चॉइस में दिया। लेकिन इतना क्लियर है आपको, तो ये हमने है, कोई प्रॉब्लम? इतना क्लियर है। अगर तो सीडियंस यूज़ कर रहे हैं फिर तो सिंपल है, अगर लिंक है तो इसको आपने उठा के HTML में हेड में लगा देना है, इंपोर्ट करना है तो आपने यही लिंक उठा के CSS के टॉप पे कर देना है, ठीक है। और ये जो नीचे इसने नेम दिया, फिर इसी नेम के थ्रू आप इसको यूज़ करोगे। लेकिन हम मोस्टली सीडियंस के साथ नहीं जाएंगे, हम डाउनलोड किया करेंगे, ठीक है, फिर उसका जनरल रूल डिफाइन करके उसको उसी नेम के साथ यूज़ करेंगे। ऑल ओके, अच्छा ठीक है। एंड्रॉयड iOS फ्लटर, अब एक चीज़ और अंडरस्टैंड करनी है कि लेट्स सपोज अभी एक फ़ॉन्ट मेरे यहाँ पर ऐड है ना, ऐसे ही मैं एक और फ़ॉन्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे, जैसे समझने के लिए कह लें मैंने यही उठाया, इसको भी गेट फ़ॉन्ट करता हूँ। अब यहाँ पे कितने हो गए? 2। अब ये डाउनलोड अगर आप करोगे तो ये 2 फाइल्स ही डाउनलोड हों, अगर आप एम्बेड करोगे तब भी ये लिंक आपको 2 का देगा, ठीक है। जैसे लाइक मैं आपको करके दिखाऊं, इसको मैं कॉपी करता हूं और अपनी HTML के अंदर ला के पेस्ट कर देता हूं, सही है। अब पहले वाला तो अप्लाई है यहाँ पर पहले से ही, ऐसे ही है। दूसरे वाले पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला लगाता हूँ, ये कौन सा है, इसका नेम क्या है, ये नीचे आ रहा है, सॉरी, इसको कॉपी करके यहाँ पे ला के लगाता हूँ। अब देखो दोनों हो रहे हैं अप्लाई, ठीक है। अब उसने लिंक जो है ना मुझे 2 फ़ॉन्ट्स का दी है। इसी तरह आप अगर 10 फ़ॉन्ट्स कार्ड में ऐड करते हैं ना तो वो लिंक आपको 10 का देगा,
ठीक है, वो 10 आप यूज़ कर सकते हो। समझ आ गई? ये इंपोर्ट में भी 2 ही आएंगे। लाइक अगर आप इंपोर्ट के साथ जाना चाहो तो इसको फिर कमेंट कर दो और इंपोर्ट कर लो। अब भी आउटपुट सेम रहेगी। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? तो ये आज हमने मेजर फ़ॉन्ट्स का कंसेप्ट पढ़ा है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। नहीं, इसमें कोई प्रेसिडेंस लेवल नहीं। कौन से वाला? क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, कोई प्रेसिडेंस लेवल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर खुला माहौल है, जहाँ मर्जी लगाते जाएं। सही है, वो प्रेसिडेंस लेवल वहाँ तक ही है। अब आगे जितनी CSS पढ़ेंगे वो इस चीज़ से पाक है। ओके, बेहतर डाउनलोड वाला ही है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोल्डर बनाते हैं, वो आगे आप थोड़ा सा रिएक्ट में मूव करेंगे ना, फिर प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। यहाँ पर हम एक एसेट्स के अंदर ही फोल्डर बनाते हैं फ़ॉन्ट्स का, उसमें सारे फ़ॉन्ट्स रखते हैं। ठीक है, आल ओके यहाँ पर। अच्छा, अब फ़ॉन्ट के रिलेटेड ही ना 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लें, फिर मैं आपको जाने देता हूँ। लाइक यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट वेट। ये क्या करता है, जैसे जस्ट लाइक हमने HTML में पढ़ा था ना बोल्ड का टैग, वो क्या करता था, वो उसको थोड़ा मोटा करता था, उसकी विड्थ बढ़ाता था। सेम काम हम CSS के थ्रू अचीव कर सकते हैं फ़ॉन्ट वेट लगा के। सही है, अब इसकी वैल्यू में ना यहाँ पर ये वैल्यूज़ दे रहा है 100 to 900, देन बोल्ड, बोल्डर और लाइटर। मतलब आप जितना चाहें उसको बोल्ड कर सकते हैं। HTML में तो ये कंट्रोल नहीं है ना हमारे पास, उसने जितना बोल्ड कर दिया हमें एक्सेप्ट करना पड़ना है। लेकिन यहाँ पर चॉइस है, आप जितना उसको चाहें बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ 900, थोड़ा ज़्यादा कर देगा बोल्ड। ठीक है, इसी तरह लाइटर करेंगे, ये उसको लाइट कर देगा। बोल्ड और बोल्डर सेम है दोनों। बोल्ड लगा लूँगा तब भी आउटपुट सेम है, बॉर्डर लगा लूँगा तब भी सेम। ओके, क्लियर है? फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आती है। हाँ, अब इसी तरह उसमें आपने एक टैग पढ़ा था आई का, इटैलिक करने के लिए। यहाँ पर एक इटैलिक करने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, इसकी एक ही वैल्यू इटैलिक। सही है, इटैलिक मैंने किया ना, तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, उसको आगे की तरफ टिल्ट कर रहा है। एक इसकी इटैलिक है वैल्यू और एक इसकी ऑब्लिक होती है, ये दोनों सेम है। ओके, क्लियर है? इसमें कितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए, बोल्ड करने के लिए फ़ॉन्ट वेट, और इटैलिक करने के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल। इसी तरह एक बैकग्राउंड कलर की भी पड़ी है और एक कलर की पड़ी है। अच्छा, एक और है फ़ॉन्ट साइज़। इसकी वैल्यू में अगर मैं आपको लेके जाऊँ, यूनिट्स अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ क्या करते हैं, इसका साइज़ बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब अभी के लिए ना आप एक यूनिट में आपको बताता हूँ, ये आप याद रख लें, पिक्सल। ये वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या होता है कि जो हमारी ये स्क्रीन है ना, अक्सर आप मोनीटर्स लेने जाओ LEDs, आप कहते हो 1020 रेजोल्यूशन का दे दो मुझे मोनीटर। उसमें होता क्या है कि जैसे पिक्चर है ना, आप उसको हद से ज़्यादा जूम करते हैं, आपको वन बॉक्स नज़र आ रहा हो, वो वन बॉक्स 1 पिक्सल होता है। ठीक है, अब अगर आप उसको जाके कहते हो ना 1020 रेजोल्यूशन का मुझे दे दें मोनीटर, वो होता क्या है, उस स्क्रीन के अंदर 1020 पिक्सल बॉक्स होते हैं, मतलब 1020 बॉक्स होते हैं। मतलब ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ना स्क्रीन, तो ये 1020 बॉक्सेस का मजमूआ है। ओके, अब इससे मैं अगर कह रहा हूँ कि 50 पिक्सल, इसका क्या मतलब है कि इसके जितने भी हाँ ऑक्यूपाइड करेगा 50। ये स्क्रीन के ऊपर जितने भी पिक्सल हैं, जितने बॉक्सेस हैं, तुमने 50 बॉक्सेस के ऊपर इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। सही है, समझ आ गई कि नहीं? हाल ओके। ये छोटी छोटी रेजोल्यूशन में 1 पिक्सल 1 बॉक्स होता है। अगर हम जाए ना HD में 8K 4K 2K, इसमें 1 पिक्सल 8 बॉक्स भी होते हैं, 1 पिक्सल 12 बॉक्स भी होते हैं। सही है,
लेकिन जो केस में नहीं जाती वैल्यूज़ नीचे नीचे रहती हैं उन सब में 1 पिक्सल 1 बॉक्स ही होते हैं। ओके, समझ आ गई? तो ये अभी तक हमने कोई 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। एक ये सारी फ़ॉन्ट्स की कैटेगरीज़ की हैं और एक बैकग्राउंड कलर और कलर की पढ़ी है। ऑल ओके?